कैप्टन रेन कहता है कि ये वो टाइम था जब वो तीनों अपीयर हुए थे, तो दिक्कत उन्हीं तीनों में से किसी एक में है। और खासकर वो दोनों लोग जो एक छोटे से बीस्ट के साथ आए थे। वो अमन, टीचर और बिल्ले की बात कर रहे थे। और कैप्टन रेन कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना होगा और मारना होगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था मयूमी की एबिलिटीज में जो गैप है वो उन्हीं की वजह से है। और जब सुकामोटो, इलेक्ट्रोमैन और उस लड़की को समझ में आ जाता है कि वो सब खतरे में है, तो एक प्लान बनाते हैं। सुकामोटो अब भी उन तीनों की तरफ नजरें रखा हुआ था जो सेलेस्टियल स्कोर से वहां पर उसे लड़ने के लिए आए थे। इलेक्ट्रोमैन और ननाको को कहता है कि तुम दोनों वहां पर जाओ और उनका सर यहाँ पर लेकर आना, ताकि हम कैप्टन को दिखा सके कि हमने उसे खत्म कर दिया है और अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। वो दोनों भी इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ जाते, वहां से निकल जाते, लेकिन जाते वो कह के जाते हैं कि तुम मरना मत। वो दोनों इसे कह रहे हैं मरना मत, और वो अमन से भिड़ने के लिए जा रहे हैं। सोचो, उसमें ननाको अपनी एबिलिटी का यूज करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उन सब की तरफ चली जाती है जहां पर अमन और बाकी सब थे। और ये देखकर सिलेस्टर स्क्वाड के टीम मेंबर, जिसके चेहरे पर टैटू था, और बाकी दोनों, वो दोनों गुस्सा हो जाते। तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो उनके पीछे जा रहे हो जो कुछ नहीं है, आउटर सिटीज के लोग है, कमजोर म्यूटेंट्स हैं। लेकिन वो टैटू मैन क्या है, अपने दोनों टीममेट्स को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है यहाँ पर आकर इक्लिप्स मून के टीम मेंबर्स को मारना, और अगर हम तीनों इससे लड़ेंगे तो इसे जरूर मार देंगे। और जहां तक बात है उन सब की, अगर वो अपनी जान गंवा कर भी उन दोनों को रोक पाते हैं तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। और चिंशा, जो कि अभी तक बिल्ले के ऊपर थी, वो कहती है कि अगर कुछ बुरा होता तो मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हें बचाऊंगी, तो तुम अमन और उन सब के साथ लड़ना और उन सब के साथ भाग जाना। पिंगली ये करना नहीं चाहती, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो झूठ भी नहीं बोल सकती, वो प्रिटेंड भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो रोते हुए उसकी बात में हाँ कह देती है। सारी बैटलफील्ड को सेलेस्टियल टीम के हाथों में छोड़कर अमन और उसकी टीम अब उस स्क्वायर से बाहर जाने वाली थी, या वो एरिया जहां पर वो सब थे वहां से बाहर जाने वाली थी। हेलीकॉप्टर में जाकर रेस्ट करते और रिजल्ट्स का वेट करते। लेकिन तभी बिल्ले को कुछ महसूस होता और वो पीछे मुड़कर अमन को सिग्नल करता। अमन भी समझ जाता और टीचर भी समझ जाती है, क्योंकि उन्हें सामने से आवाज आती है जैसे कोई इंसान बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहा हो। और इसे देखकर सबसे ज्यादा घबरा जाती है चिंशा और पिंगली, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इक्लिप्स मून के टीम मेंबर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और इस टाइम पर वो ऑलमोस्ट हेल्पलेस है, क्योंकि अगर वो उसे ट्रीट नहीं करेगी तो वो मर जाएगी, और उसके ट्रीटमेंट के बिना वो 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। तो अब वो रिलाई करेंगे अमन, टीचर और उस बिल्ले पर। मे बी अमन और टीचर पर, क्योंकि बिल्ले के ऊपर तो वो खुद है। और उन्हें लग रहा था जैसा अमन का अभी तक बर्ताव रहा है, वो उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद तो उन्हें है ही नहीं कि अमन उनसे लड़ेगा। इलेक्ट्रोमैन और अन्ना को वहां पर पहुंच जाते, जिसमें इलेक्ट्रोमैन कहता है ये बहुत दूर तक नहीं गए थे। वो अमन और टीचर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने पहले इन दोनों औरतों की स्ट्रेंथ देख ली है, ये बहुत ज्यादा कमजोर थी, इन्हें मारना आसान होगा। इलेक्ट्रोमैन और नन्नाको उनका रास्ता ब्लॉक करते और कहते क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर हमारा शिकार करने के लिए आए थे, अब भाग क्यों रहे हो। और ये सब इलेक्ट्रोमैन अमन को देखते हुए कह रहा था, उसे ये नहीं पता कि उसके साथ होने क्या वाला है। और जब वो ये बात कर रहा है तो उसके हाथ में 6 कॉइन्स पहले से थे, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज थे और अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। और चिंशा और पिंगली ये देखकर डर तो जाती ही है, उसके साथ साथ वो सोचती हैं कि अमन पर रिलाई करना सही होगा, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। और वो मनी में सोचती कि सेलेस्टियल स्क्वाड के टीम मेंबर्स ने उन्हें रोका क्यों नहीं। और जैसे इक्लिप्स मून के 2 टीम मेंबर्स उनके सामने आते हैं, टीचर अपनी तलवार में अपना हाथ रखती है और लड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। लेकिन अमन उसके हाथ को रोकता और कहता है कि ये तुम्हारी एबिलिटीज के लिए सही नहीं है, इनसे मैं लड़ता हूँ, और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है छोटे मोटे लोगों से लड़ने के लिए। कॉम्बैट कमांड सेंटर पर कमांडर और युन सारी पिक्चर्स की तरफ देख रहे थे, जो कि एक बड़ी स्क्रीन पर थी, और हर जगह बैटलफील्ड पर बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुकी थी। जो भी आउटर सिटी से म्यूटेंट आए थे वो या तो पीछे हट चुके हैं, और वहां पर सेलेस्टियल स्क्वाड टीम जाकर इक्लिप्स मून के टीम मेंबर से लड़ रही थी। और पिछली प्रिपरेशन के बाद उन्होंने सूटेबल ओपोनेंट ढूंढ लिए थे, जिससे वो एक दूसरे से आसानी से लड़ सके और वो जीत सके। और इस टाइम पर सिर्फ अमन की ही एक ऐसी टीम है जो ज्यादा हेल्पलेस लग रही है, क्योंकि वही एक टीम थी जो कि अभी तक इंजर्ड नहीं हुई थी और बैटल फील्ड से पीछे नहीं हटी थी। और उनका सामना था इक्लिप्स मून के 2 टीम मेंबर्स से। और युन के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। आउटर सिटीज के अगर म्यूटेंट्स मर भी जाते तो उससे बैटलफील्ड पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, और उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमांडर को भी ये लगता था कि अमन की टीम वहां पर जीत नहीं सकती, कोई चांस नहीं है कि वो इक्लिप्स मून के 2 मेंबर्स को हरा कर जीत सके। और वैसे ही वो दोनों, मतलब टीचर और अमन, अगर वहां से बचकर निकल भी जाते तब भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन दोनों से थोड़े ही दूर कैप्टन बेली था, जो कि प्लानर्स में से एक था, और सिर्फ उसे ही पता था कि अगर अमन अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करता है तो बैटलफील्ड पर शायद ही कोई इंसान होगा जो उसे रोक पाएगा। और कैप्टन बेली के दिल में बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि इस टाइम पर वो बस प्रे कर रहा था कि सिचुएशन खराब ना हो और उस डायरेक्शन में तो बिल्कुल ना जाए जहां पर वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर अमन ये दिखाया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है तो उसके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। टीचर अपनी तलवार निकालने ही वाली थी, लेकिन अमन उसे रोक लेता है और खुद आगे जाता है।
बाकी सबको पीछे छोड़कर। और अमन को ऐसा करते हुए देखकर चिंशा और पिंगली की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमन वहां पर जाएगा और दुश्मन के सामने सरेंडर कर देगा। इलेक्ट्रोमैन और ननाको अमन को देखते हैं और उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो उसे शिकार की तरह देख रहे थे। और ननाको को कहती है क्या ये सरेंडर करना चाहता है, और इलेक्ट्रोमैन कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमें बस इसकी बॉडी चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सरेंडर करेगा या नहीं। और जैसे ही वो बोलना बंद करता है, वो अपने हाथ में 6 सिक्कों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज करता है और एक रेल गन की तरह 6 के 6 सिक्के अमन की तरफ चले जाते हैं। उसने सोचा था कि वो अमन की बॉडी को बहुत आसानी से बटर की तरह पियर्स करेंगे और उसे खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका ये सपना सपना ही रह जाता है। अमन के 3 मीटर के दूरी में वो सब गायब हो जाते हैं, जैसे वो सिक्के कभी वहां पर थे ही नहीं, ना ही उसने कोई अटैक किया था। इलेक्ट्रोमैन कहता है ये किस टाइप की एबिलिटी है, मेरे सिक्के कहाँ पर गए, जैसे मैंने वहां पर कभी अटैक किया ही नहीं था। और उन दोनों के चेहरे पर ही शॉक के एक्सप्रेशन थे। और चिंचा और पिंकी सरप्राइज होकर कहती ये क्या है, इसकी स्पेस पावर है। और वो तब भी होपलेस थे। वो कहती है लेकिन सिर्फ डिफेंड करना होपलेस होगा, हम जीतेंगे कैसे। और इलेक्ट्रोमैन ये देखता है कि उसके अटैक फेल हो गए हैं और वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, बहुत सारे सिक्के निकालता है और कहता है देखते हैं अब तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं। वो एक के बाद एक सिक्के को फ्लिप करता है और अपनी एबिलिटी को यूज कर सबको अमन की तरफ थ्रो कर देता है, वो भी फुल पावर से। और वो कहता है ये सिक्के इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि एक टैंक को भी हरा सकते हैं। और अमन अब भी वहां पर हीरो की तरह खड़ा था और उसे कह रहा था और अटैक करो। और वो शौक हो जाता है ये देखकर कि जिस अटैक के लिए वो सबसे ज्यादा प्राउड था कि वो एक टैंक को भी हरा सकती है, वो इस पर काम क्यों नहीं करे। लेकिन ननाको कुछ नोटिस कर लेती है कि ये तुम्हारे सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। वो पॉइंट आउट करती है कि अमन के सामने वहां पर वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, मतलब या तो वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं या फिर ये स्पेस एबिलिटी यूजर है। अब अमन वेट नहीं करने वाला था कि कब वो बोलना खत्म करेंगे, कब वो अटैक करेगा। उनके सामने डिसअपियर हो जाता है और उनके पीछे आ जाता है। वो अपने हाथ को ऊपर करता है और अपना दूसरा पोर्टल ओपन कर देता है और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी। नना को इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव है और वो वहां से हट जाती है, लेकिन वो ये बात उसे नहीं बता पाती। और ना ही इलेक्ट्रोमैन इतना ज्यादा स्पीड वाला इंसान था, और इससे पहले कि वो मुड़कर ये देख भी पाता ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी तबाह हो चुकी थी उसी के अटैक से। और हाँ, उसके अटैक सच में पावरफुल थे, क्योंकि उसकी बॉडी बस ऐसे कट गई थी जैसे गरम नाइफ बटर को काट रहा हो। इलेक्ट्रोमैन इक्लिप्स मून का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर बस कुछ ही सेकंड्स में हार गया, वो भी सिर्फ एक इंसान से। और ये सीन देखकर चिंशा और पिंगली हैरान थी कि जिसे वो कायर और डरपोक समझ रही थी वो इतना ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि जिन मेंबर से वो डर कर भाग रहे थे, अपनी जान कुर्बान करने के बारे में सोच रहे थे एक दूसरे को बचाने के लिए, अमन ने उसे बस ऐसे ही हरा दिया। लेकिन टीचर और बिल्ला बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। वो वहां पर ऐसे खड़े जैसे ये रोज की बात हो। ननाको की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, वो वहां से हट गई थी, लेकिन वो देखती है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ है और वो गुस्से में चिल्लाती है, मैंने पहले सोचा था ये बस एक नॉर्मल हंट होगा, लेकिन मैंने अपने पति को इस चीज में गवा दिया है। और वो हार्ट ब्रोकन थी, लेकिन एक वाइफ के साथ साथ वो एक इक्लिप्स मून की वर्दी टीम मेंबर भी थी। और वो नफरत के साथ अमन को देखती है और नेक्स्ट मोमेंट पर उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी ब्लड होकर फिर इनविजिबल हो गई थी। और तभी के तभी अमन के चारों तरफ एक तूफान शुरू हो जाता है और उस तूफान के बीच में थी नन्ना को, जो इस चीज को कंट्रोल कर रही थी। और हर डायरेक्शन से एक म्यूजिक आ रहा था जिससे वो अमन के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन बहुत बुरी बात थी कि अमन कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की थी जिससे वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और सारी साउंड्स अब्सॉर्ब हो गई थी। अमन तभी एक लार्ज पिस्टल निकालता है जिसमें सिल्वर बुलेट्स थी जो किसी भी म्यूटेंट को मार सकते हैं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है जैसे वो किसी चीज की तरफ पॉइंट कर ही नहीं रहा था। और ननाको की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, एक नॉर्मल म्यूटेंट से 20 गुना तेज, तो उसे पकड़ना कोई आसान नहीं था। अमन को भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन फिर वो हवा में गोली चलाता है और ननाको उस तूफान से बाहर जाकर गिरती है। अमन अपने बैरियर के अंदर से ननाको को देखता है और वो अपनी बुलेट्स को सेव नहीं करता, वो 2 बार और गोली चलाता है और वो गोलियां उसकी चेस्ट में लगती हैं। और वो मेक श्योर करता है कि वो गोलियां उसके दिल में लगे और वो मर जाए। उसके बाद वो एक और बार गोली चलाता है, उसी गर्दन में गोली मारता है। अमन की पावर तो पावरफुल थी ही, उसके बाद उसे मिली थी स्नोवर शिपसेट की लीडर की पावर। उसके बाद एक ऐसी गोली जो किसी म्यूटेंट को मार सकती है, उसका सर ही अलग हो जाता है। और अब अमन चैन की सांस लेता है कि हाँ ये दोनों जा चुके हैं। और चिंशा और पिंगली हैरान थी कि ये इतनी जल्दी 2 मेंबर्स को मार सकता है। अमन आगे बढ़ता है, उन दोनों की बॉडी को दूसरे स्पेस में डाल देता है ताकि किसी को पता ही ना चले। क्योंकि इस बैटल में अमन उनकी स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा ईगर नहीं था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करने के बाद भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सीन ऑब्जर्व किया गया था जो कॉम्बैट कमांड सेंटर में स्टाफ था। कॉम्बैट कमांड सेंटर में हर एक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी बैटल फील्ड को
जिसमें हर कोई लड़ाई कर रहा है, उन्हें रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उनमें से कुछ लोगों ने अमन की इस फाइट को नोटिस किया था और अब उन्हें रिपोर्ट करना था। और वो बहुत ही सरप्राइज के साथ कमांडर के पास जाते हैं और उन्हें ये रिपोर्ट देते हैं कि अमन ने क्या कमाल किया है। वो कमांडर के पास जाकर कहते हैं कि देखिए कमांडर, वहाँ पर कुछ हुआ है जहाँ पर अमन रोज की टीम लड़ रही थी। वो उनकी तरफ देख कर कहते हैं क्या हुआ, अमन रोज की टीम मारी गई? कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, उन्होंने दोनों इक्लिप्स मून टीम मेंबर्स को मार दिया है और अगर उसने अपनी आंखों से ये ना देखा होता तो उससे भी ये यकीन ना होता। और जैसे ये वर्ड सबको सुनाई देते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। कमांडर यून, उनके सेक्रेटरी कैप्टन बेली, सब लोग उसकी तरफ देखते और हैरान हो जाते क्योंकि जब से बैटल शुरू हुई है किसी ने भी इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। जहां एक तरफ सेलेस्टियल स्क्वाड के टीम मेंबर्स भी अभी तक इक्लिप्स मून के टीम मेंबर से लड़ रहे थे और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, वहीं दूसरी तरफ अमन ने इतनी जल्दी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर उसने इक्लिप्स मून के 2 मेंबर्स को मार दिया था। कमांडर कहते हैं जल्दी से वो सारे पिक्चर्स मेरी स्क्रीन पर डालो, जितने हाई क्वालिटी में हो सकते उतने हाई क्वालिटी में। और तब तक सारी फाइट खत्म हो चुकी थी और अमन उनकी बॉडीज को स्टोर कर रहा था। एंड रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ये देखकर कमांडर हैरान हो चुके थे और वो सोचते कि उन्होंने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया। और पहले वो सोचता है कि उन सब ने अपने नंबर्स का एडवांटेज लेकर उन सबको हरा दिया होगा। और जो स्टाफ मेंबर जो ये न्यूज लेकर कमांडर के पास आई थी और वो कहती है ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, अमन ने बस उन्हें 30 सेकंड में मार दिया था। और जो वो ये कह रही थी वो हल्की सी आवाज में अपने आप से ही बात करती है। शायद वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्लाइटली भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अमन को, और अमन ने बस वहां पर जाकर उन्हें ऐसे ही कैजुअली मार दिया था। और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा है। कमांडर यून और कैप्टन बेली समझ चुके थे कि वो क्या कह रही है और उसके वर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों ही म्यूटेंट जो अभी भी हारे हैं वो वीक तो बिल्कुल नहीं थे। पिछली बार उन्होंने कम से कम 80 मेंबर्स को जो कि पावरफुल म्यूटेंट से उन्हें तबाह कर दिया था। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो डैगो और सुकामोटो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन वो वीक भी नहीं है। और तभी के तभी कमांड सेंटर में बहुत सारे अलार्म्स बजते हैं और उन्हें बताया जाता है कि नॉर्दर्न फ्रंट में जहाँ पर लड़ाई हो रही थी वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है। फिर एक और इंसान बताता है कि वेस्ट में जो लड़ाई चल रही है वहां पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहां पर भी सिचुएशन खराब है। और कमांडर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कैप्टन डैंग कहाँ पर है? और यून कमांडर को इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन डैंग अकेले ही उनकी मेन फॉर्मेशन की तरफ चले गए हैं जहाँ पर वो इक्लिप्स मून के टीम लीडर को मारने के लिए गया है। और मुझे इस चीज में कोई कमी नहीं दिखती, अगर उसके लीडर को मार देता है तो पूरी की पूरी टीम बिखर जाएगी। लेकिन कमांडर का चेहरा अब भी थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हमने मिशन तो कंप्लीट किया लेकिन हमने अपने बहुत सारे एलीट सोल्जर्स को गवा दिया। वो सोचता है कितने शर्म की बात है कि ब्लैक रॉब इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन टीम बाहर मिशंस पर गई हैं, तो हमारे पास बैकअप भी नहीं है। और जब कमांडर ये सब कुछ सोच रहा था उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो अमन की तरफ देखता है जो कि स्क्रीन के थ्रू देख रहा था। अरे अमन भी तो बेस्ट हेल्पर हो सकता है, ये सबसे बेहतरीन टाइम होगा अमन को वहां पर भेजने के लिए। कमांडर तभी के तभी अमन को कांटेक्ट करते और कहते कि अभी के लिए तुम रिट्रीट मत करना, तुम्हें अभी के अभी नॉर्दर्न फ्रंट में जाना होगा जहाँ पर लड़ाई हो रही है, बाकी सब रिट्रीट कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की तरफ जा सकते हैं। अमन बहुत ही काम तरीके से उसे कहते हैं ओके। उसे कम्युनिकेशन डिवाइस से पहले से ही पता था कि दोनों जगह पर लड़ाई का कुछ खास रिजल्ट आ नहीं रहा है और ना ही सिचुएशन अच्छी है। और अब जब सेलेस्टियल स्क्वाड टीम वहां पर आ चुकी है तो वो हेल्प करने के लिए वहां पर जा सकता है। अब इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, अमन कभी भी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगा कि मैं वहां पर जाकर लड़ाई करता हूँ, लेकिन अगर वहां पर पहले से एग्रीमेंट हो चुका है जो कि हायर अप्स ने किया है और वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है जिसमें उसकी जान खतरे में हो, तो वो जाकर कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और वो सोचता अगर मैं वहां पर अकेला जाता हूँ तो अपनी जान बचाने में मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और टीचर भी ये समझ चुकी थी कि उसके साथ ऐसा ही होगा, आखिरकार हर जगह यही होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में कि जो एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं उसे ज्यादा काम दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। अब जब अमन ने अपनी पावर्स को दिखा दिया है तो कमांडर चाहेंगे कि उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। टीचर कहती है ये बिल्ले के साथ वहां तक आराम से जा सकते हैं, क्या तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ वहां पर आऊं? अमन नोट करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारे पर्सनल कॉम्बैट क्वालिटीज बहुत हाई है, लेकिन जहाँ पर ऐसे मुकाबलों की बात आती है वहां पर तुम्हारा बैटल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम पड़ जाती है। अमन मनी मन ये भी सोचता है कि उसे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो टीचर की पावर्स को बढ़ा सके ताकि वो फाइनली कभी न कभी तो उसे असिस्ट कर सके या फिर उसकी हेल्प कर सके। और अमन का ये बर्ताव उसे थोड़ा सा अनहैप्पी कर देता है। हालांकि टीचर हमेशा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहती है लेकिन अमन खुश था उनकी ये साइड देखकर जहाँ पर वो भी इमोशनल हो जाती हैं।
इसका दमन कहता है ठीक है, अब मजाक करने का टाइम खत्म होता है, मेरा कहना मानो और अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चली जाओ। और अमन की ये जेंटल टोन सुनकर उनका चेहरा लाल पड़ जाता है। अमन उन सबको छोड़कर वहां से चला जाता है नॉर्थ की तरफ, और टीचर उसकी बैग की तरफ देखती है और वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, ना ही कर पाती है। बस उसे चिंशा और पिंगली को लेकर दोबारा से हेलीकॉप्टर की तरफ जाना ही पड़ता है। 47 जो कि इक्लिप्स मून के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको ये सारी चीजें महसूस होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैन और ननाको वहां से गायब होते, उसे पता चल जाता है कि वो मर चुके हैं। वो अपना सर ऊपर करता, उसकी आंखों में डिसबिलीफ दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देखकर कैप्टन उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। वो कैप्टन की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है कि नैनाको इलेक्ट्रोमैन जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान तो वो भी होता है। मयूमी टेक्यूची जो अभी तक जमीन पर ही बैठी थी और सबको बता रही थी उनका फ्यूचर क्या होगा, वो जोर से चिल्लाती है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरी डेफिनेशन से कैसे बच सकता है। आज उनकी किस्मत में लिखा था कि वहाँ पर उन्हें गुड लक मिलेगा, तो वहाँ पर मारे कैसे जा सकते हैं। उस पेपर को देखती है जहाँ पर उसने सारी भविष्यवाणी लिखी थी, और उसे पकड़ कर कहती कि नहीं, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये 47 या फिर कैप्टन रैन में से एक इंसान कहता है, क्या वो ये उस इंसान की वजह से तो नहीं जो बैटलफील्ड पर अचानक से आ गया था। और तब कैप्टन रैन सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो मयूमी की भविष्यवाणी को ब्लॉक कर सकता है। कैप्टन रन अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करता है और उसके बाद सोचता है कि इलेक्ट्रोमैन ननाको वहाँ पर मर गए हैं। इन अदर वर्ड्स, किसी इंसान की एग्जिस्टेंस मयूमी की भविष्यवाणी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर अगर वो वहाँ पर ना हो तो मयूमी अंदाजा नहीं लगा पाती कि वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, किसका लक अच्छा होगा, किसका लक बुरा होगा। इक्लिप्स मून के स्टार्टिंग से ही मयूमी की डिविनेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और अब उसकी ये भविष्यवाणी किसी काम की नहीं रही, या फिर थोड़ी टाइम के लिए तो नहीं रही। और जिंगो, कैप्टन रेन और 47 सब लोग समझ गए थे कि इसमें मयूमी की कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही उसकी कोई गलती थी। ये कोई और इंसान है जो कि उसकी प्रेडिक्शन से बच सकता है, और उसकी वजह से पूरी बैटलफील्ड चेंज हो गई है। मयूमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कैप्टन रेन उसके पास जाता, उसके सर पर हाथ रखकर उसे हग करता और कहता है कि शांत हो जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी भविष्यवाणी में कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ तक उस इंसान की बात है तो उसे खत्म कर दो, हमारी दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। और तब मयूमी कहती है, लेकिन क्या होगा अगर उसकी वजह से हमारे कुछ टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। और कैप्टन रेन कहता है तो कोई बात नहीं, सब लोग अपने फैसले ले चुके हैं, और अगर वो यहाँ पर मारे जाते हैं तो वो हम सब के फैसले थे, और वैसे भी अभी तक हम ही कंट्रोल में, हम पूरी बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। और दोबारा से उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहीं पर हूँ। पास में उन्होंने मयूमी की एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा भरोसा किया और उनकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ रही है, लेकिन मयूमी को इस टीम में शामिल करने से पहले भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने देश में। और तो और कैप्टन ये भी कहता है कि हमारी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ थी, इसी वजह से हमने तुम्हारी पावर्स पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया, और अपनी स्ट्रेंथ पर हम कम यकीन करते हैं। और तो ये मयूमी 47 को कहती है कि हांचियो को यहाँ पर दोबारा से वापस बुला लो, क्योंकि आज उसके प्रेडिक्शन में लिखा था कि आज उसका बैड लक होगा, तो हो सकता है शायद उसके साथ और भी कुछ बुरा हो जाए, तो जल्दी से उसे वापस बुला लो। इससे पहले कि वो उससे कम्युनिकेट कर पाता, उनके दरवाजे पर किसी की आवाज आती कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और उसके हाथ में एक औरत थी, और ये और कोई नहीं, वही हांचियो थी। हांचियो एक निंजा थी जो कि एस्केप स्किल में और चोरी छुपे से किसी को देखने में बहुत ज्यादा कमाल की थी। उसकी प्रेजेंस को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता था, और तो और वो यहाँ पर सिक्योरिटी का भी काम करती है। अगर कोई भी इनर पैरामीटर में वहाँ पर आता था अटैक करने के लिए, तो वो सबको इन्फॉर्म कर देती थी। लेकिन इस टाइम पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होने के बाद भी उसे टाइम नहीं मिला सबको इन्फॉर्म करने का, और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि हांचियो को इतनी जल्दी हराने वाला इंसान कौन हो सकता है। और ये और कोई नहीं, कैप्टन डैंग था। वो दोनों आपस में देखते हैं। कैप्टन डैंग कहता है कि तुम में से लीडर कौन है। वो सबकी तरफ देखता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम सब मारे ही जाने वाले हो। और तभी कैप्टन रैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए हंसने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को धमकी देते और कहते हैं कि तुम मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ 47 मयूमी को उठाता और पीछे चला जाता है, क्योंकि वो सब ही फाइटिंग टाइप एबिलिटी नहीं रखते, वो सपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन के लिए काम आते, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि एक सेलेस्टियल स्क्वाड टीम लीडर और दूसरी तरफ था इक्लिप्स मून का टीम लीडर, इन दोनों की लड़ाई में बहुत कुछ हो सकता है, पूरा स्टेडियम तबाह हो सकता है, पूरा शहर तबाह हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोनों ही टीम के कैप्टन के बीच फाइट शुरू होने वाली थी। एक तरफ था डैंग जो कि सेलेस्टियल स्क्वाड का कैप्टन था, और दूसरी तरफ था रेन
जो कि इक्लिप्स मून का कैप्टन था। और बहुत जल्दी दोनों ही टीम अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क से एक दूसरे को बता देते हैं और सबको पता चल जाता है कि एक घमासान युद्ध शुरू होने वाला है। अमन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस तरफ देखता है जहाँ पर ये लड़ाई शुरू होने वाली है, और वहां पर उसे दो बहुत ही पावरफुल एंटिटीज डेवलप होती हुई दिखती हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे थे और अमन को महसूस होता है ये उतने ही पावरफुल हैं जितना कि मैं हूँ। और एक टाइम के लिए अमन सोचता है क्या मैं वहां पर जाकर डैंग की मदद करूं इक्लिप्स मून के लीडर को हराने में, लेकिन फिर वो सोचता है अभी के लिए मुझे नहीं पता कि डैंग की पावर्स क्या है और ना ही मुझे इक्लिप्स मून के लीडर की पावर पता है। और हर बार ये जरूरी नहीं होता ये 1+1 2 हो, कभी कभी वो उल्टा भी पड़ सकता है और वो 0 भी हो सकता है मेरी पावर डैंग की पावर को कॉम्प्लीमेंट ना करे और हम मुसीबत में पड़ जाए। प्लस मुझे ये भी नहीं पता कि इक्लिप्स मून ने और भी बैकअप रखा है या फिर नहीं रखा है। और वैसे भी टोक्यो मिलिट्री रीजन ने पहले हमें चारे की तरह यूज किया था कि हम सामने जाएंगे और इक्लिप्स मून की पावर्स की इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, उसमें शायद हम मर भी सकते हैं। अब मैं कैप्टन डैंग को यूज करूंगा।